तो यदि हम लोग TY BCom ठीक है सेमेस्टर 6 के अकाउंट्स के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसके अंदर हमारे पास पहले चैप्टर कितने से ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को कौन कौन से चैप्टर करना है वो आपको देखना, ठीक है। तो जैसे आप लोग का ATKT का एग्जाम है जिसके लिए आपके पास टाइम भी कम है, तो उसमें से कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन से आपको करके जाने चाहिए, कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को TY BCom सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी इसके लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, मतलब टोटल 15 से 20 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो जो कुछ भी करना है 15 से 20 दिन के अंदर ही करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक अंडर राइटिंग का चैप्टर है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन के बेस पे चैप्टर अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर या अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर हम लोग लिख लेते हैं। ये जो चैप्टर रहेगा आपको मिनिमम एग्जाम में आपको यहाँ से आपको 10 मार्क का एक सम आपको आएगा ही आएगा, कंफर्म 10 मार्क का एक सम आएगा, कभी कभी 20 मार्क के भी आता है, बट अभी 20 मार्क के इतने बड़े या इतने डिफिकल्ट सम इस चैप्टर में नहीं होते हैं, तो हम लोग मान के चलते मिनिमम 10 मार्क्स आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा चैप्टर आपको ये चैप्टर कंफर्म करना ही चाहिए। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो आपका फॉरेन करेंसी करना है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इसमें से कंफर्म 10 मार्क का एक सम आएगा और 10 मार्क का एक सम आ सकता है, या तो फिर 20 मार्क का एक सिंगल सम ही आ सकता है, 20 मार्क का एक सिंगल सम आ जाएगा। चैप्टर ए भी सिंपल है, ठीक है। आपको जिस स्टेप में मैं लिख के दे रहा हूं इसी स्टेप में आपको सॉल्व करना है। पहले आपको अंडर राइटिंग आपको सीख के रखना है, फिर फॉरेन करेंसी सीख के रखना है, इसके बाद आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी सीख के रखना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर से भी आपको मिनिमम 10 मार्क के सम आएंगे। और या तो अदरवाइज 10 मार्क के ना आए तो 20 मार्क का भी सम यहां से आपको मिल जाएगा यहां पर। इसके अलावा आपको यहां पर 3 चैप्टर हो गए। बाकी यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा जगह का प्लेस का कम है, तो आपको यहां पर कन्वर्जन जो है कन्वर्जन टू LLP ये आपको कर लेना है। इसमें से भी आपको इसके तो 20 मार्क की मोस्टली सम आते हैं, आपको 20 मार्क का सम यहां से आपको आ जाएगा। तो मोस्टली सबसे पहले आपको ये सब चैप्टर सीख यहां पर करना है, इसे एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग चाहिए तो। और एकदम लास्ट में आपको जो चैप्टर करना चाहिए वो आपका अमालगमेशन आपको करना है। अमालगमेशन के भी सम 20 मार्क का सम इसके आ जाएंगे आपको। तो इस तरीके से इस चैप्टर से पूरे सम आपको पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहां पर जो करेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर करने वाले हैं, तो इसे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जहां से आपको मिनिमम 10 मार्क के सम आएंगे ही आएंगे। तो अभी देखो यहां पर हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है, ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी नहीं है और ज्यादा थियोरेटिकल चीज में हम लोग को टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। जो जैसा एग्जाम में आ सके हम लोग जितना कवर कर सके वो हम लोग चीजें सीखने वाले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो अभी देखो यहां पर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर होता क्या है, यहां पर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। अभी मान लेते हैं यहां पर एक कोई कंपनी है, एक कंपनी को इशू करना शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स इशू करना है पब्लिक को, इशू करना है पब्लिक को।
एज पर जो सेबी के गाइडलाइन है, सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से इसके 90% शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए। 90% शेयर्स क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब होने चाहिए। मतलब जितना शेयर ये कंपनी इशू करेगी उसमें उसका 90% शेयर पब्लिक परचेस करनी चाहिए, ऐसा कंडीशन होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कंपनी को डर रहता है कि न्यू कंपनी है, मार्केट में आईपीओ ला रही है, यदि मार्केट में इसका शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है, इसके शेयर्स कोई नहीं खरीदता है, तो ऐसे में कंपनी जो रहती है, कंपनी को डर रहता है कि उसका शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं हो पाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने ये डर को कि ठीक है पब्लिक खरीदेगी नहीं खरीदेगी, 90% कैसे सब्सक्राइब होगा नहीं होगा, इस डर को कम करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपॉइंट करती है। किसको अपॉइंट करती है? अंडर राइटर को। अंडर राइटर मीन्स क्या? अंडर राइटर मीन्स वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है कि यदि आपका शेयर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खुद खरीद लूंगा। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, गारंटी लेता है कि यदि आपका शेयर कोई नहीं खरीदा तो मैं खुद खरीद लूंगा। तो कंपनी बोलती ठीक है, तो अंडर राइटर क्या बोलता है कि इसके बदले मैं फ्री में काम नहीं करने वाला हूं, मैं आपका शेयर कोई नहीं खरीदेगा मैं जरूर खरीद लूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो अंडर राइटर क्या करता है, कमीशन के बेस पे एक एग्रीमेंट करता है कि मैं आपका शेयर पब्लिक में बेचूंगा, यदि आपका शेयर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेती थी। अंडर राइटर कोई भी हो सकता है, कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मतलब क्या, जैसे एसबीआई बैंक भी अंडर राइटर का काम करती है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो अंडर राइटर का काम करती हैं, कंपनी का शेयर बेचने का काम करती है। कोई ब्रोकर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को मान लेते हैं कि 1 लाख शेयर इशू करना है, तो कंपनी ने 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया, ए को अपॉइंट किया, बी को अपॉइंट किया और सी को अपॉइंट कर लिया। 3 अंडर राइटर को यहां पर कंपनी ने अपॉइंट कर लिया। अभी कंपनी ने यहां पे 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया, तो कंपनी बोलती है कि मेरा 90% शेयर बेचना है, यदि आप लोग 90% शेयर बेच दोगे तो आपको मैं क्या देने वाला हूं? कमीशन देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? कमीशन। ये लोग बोलते ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका शेयर मैं पब्लिक को बेच दूंगा, यदि पब्लिक नहीं खरीदी तो मैं खुद ही खरीद लूंगा। किसने गारंटी लिया? ए ने लिया, बी ने लिया और सी ने, तीनों ने लिया यहां पर। तो एक कंपनी बोलती है चलो 40% शेयर मैं आपको देती हूं, 30% आपको देती हूं, 30% आपको। तो 1 लाख का 40% 40,000 शेयर ए को बेचने के लिए दे दिया, बी को 1 लाख का 30% 30,000 शेयर दे दिया और सी को 30,000 दे दिया। टोटल 1 लाख शेयर हो गया। अभी ये क्या करेंगे अंडर राइटर, इस शेयर बेचेंगे और इनके पास एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन जो पब्लिक इनसे शेयर खरीदेगी उसका एप्लीकेशन यहां पर आएगा। तभी यहां पर क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, जो जितने पब्लिक अप्लाई करेगी ए के पास उतना एप्लीकेशन ए के पास आएगा। फॉर एग्जांपल ए के पास 30,000 एप्लीकेशन आ गया, इसके पास भी पब्लिक का एप्लीकेशन आया, 25,000 शेयर चाहिए, और इसके पास एप्लीकेशन आया 20,000 शेयर चाहिए। अभी इन लोग के पास एप्लीकेशन आया कि मुझे इतने इतने शेयर चाहिए, तो कंपनी ने क्या हुआ, ऐसे में कुछ एप्लीकेशन डायरेक्टली कंपनी की पहचान वाले जो लोग रहते हैं कंपनी के पास भी आ जाता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन मान लेते कंपनी के पास 20,000 एप्लीकेशन आ गया। अभी कंपनी के पास कुछ एप्लीकेशन आ गया, तो जो एप्लीकेशन इन लोग के पास आया रहेगा, ये लोग ये एप्लीकेशन उठा के कंपनी को दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे, उसके ऊपर खुद का स्टैंप लगा के देंगे। कैसे देंगे, खुद का स्टैंप लगा के, मतलब ये एप्लीकेशन के ऊपर खुद का स्टैंप मार के देंगे, जिससे कंपनी को पता चले कि ए ने कितना शेयर बेचा है, बी ने कितना शेयर बेचा, सी ने कितना शेयर बेचा। तो इसके ऊपर क्या लगे करेंगे, स्टैंप लगा के देंगे। तो जब इसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे,
ए अपना स्टैंप लगा देगा, बी अपना स्टैंप लगा देगा, सी अपना स्टैंप लगा देगा। जैसे ही इसके ऊपर स्टैंप लग जाएगा, ए एप्लीकेशन को हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन पे अंडर राइटर खुद का स्टैंप लगा के देगा उसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। और जो एप्लीकेशन डायरेक्टली आएगा रहेगा, जो एप्लीकेशन डायरेक्टली आया रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। जो डायरेक्टली कंपनी के पास आया रहेगा वो होता है अनमार्क एप्लीकेशन। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखना, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। तो अभी इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद आगे डायरेक्टली सम पे और फॉर्मेट पे आता हूँ कि कैसे आता है। याद रखना अंडर राइटर की लायबिलिटीज जो है वो नील हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी माइनस में नहीं होगी। मतलब यदि इसको दिया गया कि 30,000 शेयर बेचो तो ज्यादा से ज्यादा वो 30,000 शेयर बेच सकता है। ऐसा नहीं हो सकता 30,000 शेयर के बदले वो 50,000 40,000 शेयर बेच दे। यदि इसके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो एप्लीकेशन दूसरे अंडर राइटर को देना पड़ेगा जिनके पास शेयर्स है। यदि इसके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गया कभी तो बचे हुए अंडर राइटर को हम लोग देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट एडजस्ट करना। तो कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। अभी मैं आपको इसके फॉर्मेट बताता हूं कि कैसे हम लोग के सम आते हैं, उसके अंदर हम लोग को कैसे निकालना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये निकालना रहता है कि अंडर राइटर की लायबिलिटीज क्या होती है। चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना रहता है। आस्क इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कैलकुलेट अंडर राइटर लायबिलिटीज। अंडर राइटर्स लायबिलिटीज आपको निकालना रहता है। कभी कभी दूसरा आपको पूछा जाता है अंडर राइटर कमीशन निकालने के लिए। अंडर राइटर कमीशन निकालने के लिए आपको बोला जाता है। इसके अलावा आपको जनरल एंट्री पूछा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में इतनी चीजें पूछी जाती है। मोस्टली ये कैलकुलेट अंडर राइटर लायबिलिटी से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं इसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल सम लेके सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास यदि 3 अंडर राइटर है तो हम लोग को 3 कॉलम वो बनाना रहता है प्लस एक टोटल का कॉलम बनाना होता है और एक बेसिस का और एक पर्टिकुलर का। कैलकुलेट अंडर राइटर्स लायबिलिटीज। तो अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज कैसे हम लोग निकालते हैं? तो अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज निकालने के लिए जैसे मान लेते हैं बेसिस में, तो आपको सब में जो दिया रहेगा वो लिखने का है। ए, बी और सी हमारे पास अंडर राइटर है। तो 1 2 3 अंडर राइटर रहेंगे, 3 कॉलम प्लस एक टोटल का कॉलम बन जाएगा। यदि मेरे पास 2 ही अंडर राइटर रहेंगे तो 1 2 कॉलम बनेगा और टोटल का बन जाएगा। मेरे पास 4 अंडर राइटर रहेंगे तो 4 कॉलम बनेगा प्लस एक टोटल का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को रहता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ग्रॉस लायबिलिटीज लिखते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज लिखते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज मींस होता है जितने शेयर्स इनको बेचने के लिए दिया था, एक गिवन अमाउंट रहता है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले सम में, अभी मैंने जब आपको एग्जांपल लेके अभी बता रहा था तो मैंने दिया था 1 लाख शेयर था। यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे 1 लाख शेयर था। ए को 30% दिया गया था, नहीं, ए को 40% था, बी को 30%, सी को 30%, ऐसे समथिंग कुछ तो था, ठीक है। हाँ, तो ए को 40% दिया गया, मतलब 1 लाख का 40% ग्रॉस लायबिलिटीज, इसका 40,000 हो जाती है, इसकी 30% 30,000 हो जाएगी और इसका 30% 30,000। ये दोनों मिला के हो जाएगा टोटल 1 लाख अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज हो जाती है यहाँ पर। अभी इस लायबिलिटीज में से हम लोग लेस करते हैं सबसे पहले मार्क एप्लीकेशन। इस 20 सम में आपको दिया रहेगा, मार्क एप्लीकेशन भी सम में दिया रहेगा। मार्क एप्लीकेशन मतलब कितने
एप्लीकेशन के ऊपर इन लोग का खुद का स्टैंप किया हुआ है, मार्क किया हुआ है कि मैंने इतना शेयर बेचा, मैंने इतना शेयर बेचा, कितने एप्लीकेशन के ऊपर है। तो जो मार्क एप्लीकेशन रहता है ये भी सब में आपको गिवन रहता है। जैसे हम लोगों ने लिया था यहाँ पर 30,000 लिया था, 25,000 लिया था और 20,000 शायद से ना, तब ये सब का टोटल कितना हो जाएगा 75,000 होगा ना। हाँ, तो ये सब इसमें से माइनस कर देने का नेट लायबिलिटीज निकालने के लिए। तो 40,000 में से इसने ए ने 30,000 शेयर बेच दिया, तो यहां पर आ जाएगा कितना 10,000। 30,000 में से 25,000 इसने शेयर बेच दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000। यहां पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 25,000। तो इसको जब ग्रॉस लायबिलिटीज में से मार्क एप्लीकेशन माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस, इसको हम लोग बैलेंस बोल देते हैं। अभी इसमें से लेस करने का, लेस अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन मतलब होता है जो एप्लीकेशन डायरेक्टली कंपनी के पास आ गया। तो हम लोगों ने देखा था सब में कि कंपनी के पास जो है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली एग्जांपल जो मैंने लिया था वहां पर 20,000 एप्लीकेशन आया। कितना आया? तब ये 20,000 एप्लीकेशन क्या करने का, ये तीनों को दे देने का, सिर्फ क्योंकि एक डायरेक्टली कंपनी के पास आया तो कंपनी इस एप्लीकेशन को क्या करती है, तीनों को दे देती है। तो तीनों को कैसे देती है, उनके रेशियो में देती है। ग्रॉस लायबिलिटीज का जो रेशियो रहता है ना, जिससे रेशियो बन जाएगा 4:3:3। क्यों? क्योंकि सब में 4 जीरो कॉमन है, तो हम लोग 4 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 4:3:3। तो हो गया हमारा 4:3:3, मतलब टोटल 10 हो गया। तभी क्या करना है, कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर में 20,000 रुपए लेना, 20,000 लिखना और ये सब का टोटल लेना। दोनों का टोटल कितना हो गया 10 हो गया। ये सब का टोटल 20,000 को डिवाइड करेंगे ये सबके टोटल से 10 से, तो 2,000 आ जाएगा। 2,000 इंटू 4 करो एक बार, तो एक को मिल जाएगा 8,000। 2,000 इंटू 3 करोगे तो एक को मिल जाएगा 6,000 और एक को मिल जाएगा 6,000। ये टोटल हो जाएगा 20,000। ये कैसे आया 4:3:3 के रेशियो में। अभी क्या करने का, ये जो बैलेंस था बैलेंस में से अनमार्क एप्लीकेशन को माइनस कर देने का। तो 10,000 में से 8,000 गया, 2,000 आ गया, 5,000 में से 6,000 गया, तो माइनस में 1,000 आएगा। देखो यहां पर स्टूडेंट मैंने बताया था ना, किसी की लायबिलिटीज, अंडर राइटर की लायबिलिटीज वो जीरो तो हो सकती है लेकिन माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। 5,000 में से 6,000 गया, कितना आ गया 1,000 आ गया। 10,000 में से 6,000 गया तो 4,000 आ गया, 5,000 यहां पर। अभी जब भी माइनस में आएगा तो किसी भी अंडर राइटर की लायबिलिटीज जीरो होनी चाहिए, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग को क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इसकी लायबिलिटीज 1,000, इसके पास ज्यादा फॉर्म आ गया तो ये फॉर्म बचे हुए अंडर राइटर को दे देने का, बचे हुए अंडर राइटर को दे देने का। तो कैसे देने का, तो सब में देखने का। इन लोग का रेशियो क्या था 4:3:3। अभी इसका माइनस में आया तो 3 कैंसिल कर देंगे, तो रेशियो बन गया 4:3, मतलब टोटल 7 हो गया। तो यहां पर लिखने का, किसका बी का है ना, तो लिखने के यहाँ पे लेस, यहाँ पे पहले बैलेंस लिख देने का, लेस बी क्रेडिट एडजस्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट एडजस्ट करना है। तो 1,000 रुपए को हम लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे, तो कैलकुलेटर में हम लोग ने 1,000 रुपीज को कैलकुलेटर में लिख लो। ये 1,000 रुपीज कैलकुलेटर में आपने लिखा, तो रेशियो क्या था 4:3, टोटल कितना हो गया 7। 7 से इसको डिवाइड करो, एक बार इंटू 4 करो और एक बार इंटू 3 करो। 1,000 डिवाइड बाई 7 करो और इंटू 4, कितना आया 1,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, कितना आया 571। ठीक है, तो यहां पर 571 आ जाएगा और इंटू हम लोग यहां पर 3 करेंगे तो 1,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, 428 आ जाएगा।
या इसको 9 कर देते हैं 9। तभी यहाँ से 1000 लेने का प्लस में लिखने का और इसको माइनस माइनस में लिखने का, और यहाँ पे डैश आ जाएगा। तो इसको माइनस करके जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट लायबिलिटीज। नेट लायबिलिटीज आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2000 माइनस 571 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1429। नील आ जाएगा 4000 माइनस 429, यहाँ पे 3571 आ जाएगा और यहाँ पर ये 5000 आ जाएगा। तो इस तरीके से सम सॉल्व होता है। अभी हम लोग टेक्स्ट बुक से लेके एक सम सॉल्व करेंगे। पहले इस बार इसको ये फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो आप लोग।